हमने पिछला वीडियो यहाँ पर रोका था। हमने प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स को स्लाइड पर माउंट किया था माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए। चलिए हम इस वीडियो में उनकी स्टडी करें। सुविधा के लिए हम किसी एक को सिलेक्ट करते हैं उसके स्ट्रक्चर और सेल्स के कंटेंट्स को समझने के लिए। मान लीजिए जैसे कि प्याज का छिलका। यहाँ ये मोटे अलग अलग बॉर्डर्स हैं जो हर एक सेल को अलग दिखाते हैं। फिर हमारे पास ये छोटे डार्क स्पॉट्स बिखरे हुए हैं चारों तरफ। इसके अलावा ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है जिसका रंग काफी गहरा है। क्या आपको पता है ये क्या है? खैर, ये सेल के हिस्से हैं। चलिए इनसे परिचित होते हैं। एक बाहरी मार्जिन जो यहां दिख रही है उसे सेल वॉल कहते हैं। अगर हम थोड़ा नजदीक जाएं, हमें दिखता है कि इस सेल वॉल के अंदर के साइड पर एक और लेयर है। इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जी हाँ, बाहरी वॉल सेल वॉल है और अंदर की लेयर सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये नेचर में पोरस होती है। जरा ठहरिए, पोरस का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई भी मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर आ जा सकता है। लेकिन क्या ये खतरनाक नहीं है? बेशक है, लेकिन इसका जवाब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्वभाव में है। इसका कारण है कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। अब यहां सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है? जैसे ऑफिस डोर पर खड़ा हुआ एक गार्ड सिर्फ उन मेंबर्स को अंदर बाहर करने देता है जिनके पास आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं, वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कुछ चुनिंदे मटेरियल्स को ही आर पार जाने देता है। हम इसे डिटेल में अगले वीडियो में देखेंगे। ये सिर्फ ये समझने के लिए था कि कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। अब हम सेल वॉल के बारे में जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपको लगता है कि सभी सेल्स में सेल वॉल्स होते हैं? इसका जवाब ना है। इसका कारण यह है कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल्स नहीं होते हैं। एक एनिमल सेल में केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल्स प्लांट सेल्स के प्रोटेक्टर्स यानी रक्षक के रूप में काम करते हैं। ये एक नॉन लिविंग मजबूत स्ट्रक्चर से बनी होती है जो है सेल्यूलोज। ये ना सिर्फ एक रक्षक के रूप में काम करती है बल्कि प्लांट सेल्स को सही आकार भी देती है। ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में मदद करती है और अनचाहे मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए बाधा बनती है। ये रक्षा करती है, ये सेल्स को शेप देती है और ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में मदद करती है। साफ तौर पर सेल वॉल प्लांट सेल स्ट्रक्चर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब इस लाइटर रीजन पर आते हैं। ये लाइटर रीजन साइटोप्लाज्म है। ये एक जेली जैसा सब्सटेंस है जो सेल को भरता है और साइटोप्लाज्म में ये छोटे पार्ट्स ऑर्गेनल्स हैं। और वास्तव में ये क्या है? जैसे ह्यूमन बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही सेल्स में तरह तरह के ऑर्गेनल्स होते हैं और ऑर्गन्स की तरह हर एक ऑर्गेनल अलग अलग काम करता है। अगर हमें ये तस्वीर दी जाए और पूछा जाए कि ये क्या है, तो मुझे यकीन है आपका जवाब होगा सेल। अब इसे पढ़ने के लिए हमें उसके अंदर मौजूद हर एक हिस्से को पढ़ना होगा और ना ही सिर्फ उसके अंदर बल्कि हमें कवरिंग यानी कि इस पार्ट को भी डिटेल में पढ़ना होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका क्या नाम है? बिल्कुल सही, इसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। हमारी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन स्वभाव में सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, यानी कि ये कुछ चुनिंदा चीजों को ही सेल में अंदर बाहर होने देता है। क्या आप बता सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बनता है और इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट चेन्स भी होती हैं। सेल के अंदर और बाहर दो चीजें आसानी से मूव होती हैं, वो है गैस और पानी। क्या आपको लगता है कि इन मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन के आर पार होने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है? इसे समझने के लिए चलिए एक आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं। हमें पता है कि एक पानी के ग्लास में इंक की एक बूंद डालें तो क्या होता है? गहरे रंग की बूंद पानी में डालने पर फैल जाती है और गहरा नीला रंग थोड़ा हल्का हो जाता है। अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पर देखें तो इंक के मॉलिक्यूल्स जो एक ड्रॉप में कॉम्पैक्ट रूप से भरे होते हैं
पानी में डालते ही एक बड़े एरिया में फैल जाते हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि डिफ्यूजन का प्रोसेस है। और हम जानते हैं कि इस डिस्पर्सल प्रोसेस को एनर्जी की जरूरत नहीं होती। मॉलिक्यूल्स बस मौजूदा जगह में आसानी से हिलने की कोशिश करते हैं और इसी कारण डिफ्यूजन होता है। यही चीज देखी जाती है जब गैस या पानी के मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के आर पार ट्रैवल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जब सेल्स सेल्यूलर रेस्पिरेशन करते हैं तो सेल्स में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाता है। दूसरी ओर सेल्स के बाहर बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स सेल्स के बाहर की ओर चले जाते हैं। अब रेस्पिरेशन के बाद सेल्स में बहुत कम ऑक्सीजन बचता है, इसलिए खोए हुए ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए सेल्स के बाहर का ऑक्सीजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आता है। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। दोनों गैसेस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया में मूव होते हैं और इस डिफ्यूजन के प्रोसेस को एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे बहुत से सब्सटेंसेस का सेल मेम्ब्रेन के आर पार आना जाना होता है। लेकिन यही सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है जिस पर सेल डिपेंड करता है। और भी कुछ तरीके हैं जो सेल्स अपनाते हैं सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हाँ, आपकी स्क्रीन पर एक सेल है। हम पहले ही देख चुके हैं कि इसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं जो एक नाजुक मेम्ब्रेन के अंदर कॉम्पैक्ट रूप से पैक होते हैं, जिसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। हम देख चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन प्रोसेस का इस्तेमाल करता है गैस और पानी के मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर और बाहर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ सिर्फ डिफ्यूजन प्रोसेस का ही इस्तेमाल नहीं होता, और भी कई है लिस्ट में। चलिए इन मेथड्स को देखें इस वीडियो में। एक बात बताइए, हम कम ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई तक पानी कैसे पहुंचाते हैं? जी हाँ, पंप की मदद से, क्योंकि ये अपने आप नहीं होगा। एक फोर्स या कुछ एनर्जी की जरूरत होगी पानी को ऊपर खींचने के लिए। इसी तरह एक सेल में कुछ मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर लाना या बाहर ले जाना पड़ता है। इसके लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। इस्तेमाल होने वाली एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में होती है। इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी को खर्च करने की जरूरत होती है। ट्रांसपोर्टेशन सेल मेम्ब्रेन पर मौजूद प्रोटीन मॉलिक्यूल्स द्वारा किया जाता है। दूसरी तरफ डिफ्यूजन में एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, इसलिए ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक प्रकार है। इसलिए एनर्जी खर्च किए बिना मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट पैसिव ट्रांसपोर्ट है। जैसे कि डिफ्यूजन के केस में, उसी तरह एनर्जी के खर्च पर मेम्ब्रेन के पार मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अब हम ऑस्मोसिस नाम के एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट को जानेंगे। क्या कभी ऑस्मोसिस टर्म हमारे सामने आया है? जी हाँ, कई बार। लेकिन इसका क्या मतलब है? हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन तक एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पानी की मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक कंटेनर है जो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बटा है। अब हम दोनों साइड्स में शुगर सॉल्यूशन ऐड करते हैं, लेकिन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग है। यहां हम कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन ऐड करते हैं, जबकि यहां पर डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि इस सॉल्यूशन में पानी का कॉन्सेंट्रेशन स्पष्ट रूप से ज्यादा है दूसरे की तुलना में। कुछ समय बाद हम पानी के मॉलिक्यूल्स को पार्टीशन के इस तरफ से दूसरी तरफ मूव होते हुए देखते हैं, और ये मूवमेंट कितनी देर तक होगी? ये तब तक होगी जब तक पानी का कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस नहीं हो जाता, यानी कि दोनों तरफ बराबर। ये कुछ और नहीं बल्कि ऑस्मोसिस है। चलिए अगले वीडियो में ऑस्मोसिस। हम सब ने देखा है कि किशमिश को कुछ समय के लिए पानी में रखने पर वो फूल जाती है। क्या आपको पता है ये कैसे होता है? जी हाँ, ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस है जिसके कारण ये किशमिश फूल जाती है। जी हाँ, आपने मुझे सही सुना। ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस है जिसके कारण आसपास के माध्यम से पानी किशमिश की सेल्स में घुस जाता है, जिससे वो फूल जाती है। क्या हम ऑस्मोसिस को एक बार डिफाइन कर सकते हैं? इस प्रोसेस में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन तक पानी मूव होता है। एक दिलचस्प बात यह है ऑस्मोसिस के बारे में
कि पानी की मूवमेंट उसमें घुले हुए पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है। और इसका वास्तव में क्या मतलब है? आइए इसे बेहतर समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करें। चलिए हम 3 प्लेट्स या कंटेनर्स लें और हर एक में अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्ट सॉल्यूशन को लें। चलिए हर एक में हम कुछ रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज को ऐड करते हैं। थोड़ी देर में हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि पहले सेट में सेल्स सिकुड़ गए, दूसरे सेट में सेल्स बिल्कुल वैसे ही हैं, जबकि तीसरे सेट में सेल्स फूले या बल्ज हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ? चलिए इसे समझें। पहले केस में आसपास के सॉल्यूशन में पानी की मात्रा कम थी सेल्स की तुलना में। दूसरे शब्दों में सॉल्यूशन में सॉल्ट की मात्रा ज्यादा है और इसलिए ये सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है। यही कारण है कि वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर से बाहर के सॉल्यूशन में चले गए, क्योंकि सेल्स के अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, इसलिए सेल्स सिकुड़ने लगे। इस तरह के सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि ये सॉल्यूशन हायर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन के होते हैं। अब दूसरे केस पर एक नजर डालें। यहाँ सेल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ सॉल्ट और पानी का लेवल समान है, यानी कि सेल के अंदर और बाहर। यही कारण है कि पानी की मूवमेंट में बैलेंस था। हम इससे क्या समझते हैं? इसका मतलब है कि पानी की मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में समान था, जिसकी वजह से सेल का साइज नहीं बदला, ये वैसा ही रहा। क्या आप जानते हैं इस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? इसे एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। दो सॉल्यूशंस आइसोटोनिक होते हैं जब पानी का कॉन्सेंट्रेशन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ समान होता है। अब हम तीसरे सेट पर फोकस करते हैं। इस केस में सेल्स एक डाइल्यूट सॉल्यूशन से घिरा हुआ है, जिसमें पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। घुली हुई सॉल्ट कम है और पानी की मात्रा ज्यादा है, इसलिए पानी के मॉलिक्यूल सेल्स के अंदर चले जाते हैं और इस वजह से सेल्स फूल गए हैं। इस तरह के सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में सॉल्यूशन जिसमें पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है दूसरे के मुकाबले में। ये तरह तरह के सॉल्यूशंस और उनके अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस हैं, जो सेल्स और प्रेशर सस्टेन करने में और जीवित रहने में मदद करते हैं। ऑस्मोसिस के इस सिंपल प्रोसेस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट भी प्रभावित होती है।